नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊंगी बिहार चुनाव को लेकर। अगर आप राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोगों को इस बात का इंतजार जरूर रहा होगा कि आखिर बिहार के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर आखिर कौन सा फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आखिर कौन सा सियासी दल जो है वो अपनी मजबूती दिखाते हुए ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएगा। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया कि बिहार के अंदर आगामी चुनाव के लिए एनडीए में आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कौन सा अपनाया गया है और एनडीए में जितने भी सियासी दल हैं उन्हें कितनी सीटें दी गई हैं। तो आंकड़ों के साथ मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करने वाली हूं कि आखिर कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। एनडीए में सबसे पहले आप समझिए कि एनडीए में फिलहाल जो सियासी दल हैं वो है बीजेपी, जेडीयू और हम यानी कि मांझी की पार्टी। एलजेपी ने किनारा कर लिया है। कुछ दिनों पहले ही इसे लेकर विचार विमर्श किया गया था जिसमें यह फैसला किया गया कि बिहार के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसमें एलजेपी एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, यानी कि एलजेपी अपने दम पर आगामी चुनाव लड़ने जा रही है। इसीलिए सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी इन तीन सियासी पार्टियों के बीच में ही तय हुआ है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर जो तीनों दल है यानी कि बीजेपी, जेडीयू और हम, इनके बीच में वो कितनी सीटें इनके खाते में गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की। बीजेपी को 121 सीटें दी गई हैं, यानी कि 121 सीटें बीजेपी के खाते में दी गई हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जेडीयू के पास। जेडीयू के खाते में 122 सीटें, जी हाँ 122 सीटें जेडीयू को मिली हैं, लेकिन जेडीयू को ही अपनी सीटों में से हम यानी कि मांझी की पार्टी को भी देना था और इसीलिए 122 सीटों में से जेडीयू ने मांझी की पार्टी हमको दे दी 7 सीटें। तो जेडीयू के पास कितनी बचती है? 115 सीटें यहां पर जेडीयू के पास यानी कि नीतीश की पार्टी के पास बचती है 115 सीटें। अब क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नीतीश कुमार, तब उस दौरान उन्होंने काफी जोरों शोरों से जो विपक्षी दल है या फिर जो विरोधी हैं, जो इस दौरान सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी वो हमला बोलते हुए नजर आए। अब मैं आंकड़ों के साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि 2010 और 2015 का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो कौन सा अपनाया गया था और क्या कुछ फायदा हुआ था, किससे कितना नुकसान हुआ था। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि बिहार के अंदर जो चुनाव है उसमें हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर इस चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है। हर कोई अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा है और हर कोई जीत का परचम लहराना चाहता है। एलजेपी की अगर मैं बात करूं यानी कि चिराग पासवान जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कई महीनों पहले से ही तल्खी उनकी नजर आ रही थी। बहुत ही जहर उगलना कह सकते हैं, इस सियासी भाषा में जहर उगलने का वो काम कर रहे थे राज्य की सरकार के लिए। चाहे वो बात हो कोरोना के फैलते संक्रमण को लेकर, या फिर बात हो जनता को राशन की दिक्कतें पेश आने को लेकर, या बात हो बाढ़ को लेकर, मौसम में बदलते करवट को लेकर, या फिर तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं, या सड़क टूटी हैं, पुल टूटे हैं, इन तमाम पहलुओं पर ट्वीट समय समय पर करते हुए नजर आए चिराग पासवान। उनके तमाम मैसेजेस से, उनकी तल्खी से समझ में आ रहा था कि जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव, उसमें एलजेपी एक बड़ा फैसला ले सकती है और हुआ भी यही। इसी हफ्ते आपने देखा किस तरीके से पूरा मंथन चला, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया और फिर क्या होता है कि एलजेपी अपना रास्ता बदल देती है। लेकिन यहां भी देखिए सियासत किस तरह से नजर आई। सियासत इस तरह से नजर आ रही है बिहार के अंदर कि एलजेपी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि एलजेपी चुनावी मैदान में अकेले अपने दम पर
चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। लेकिन केंद्र में एनडीए के साथ एलजेपी जुड़ी हुई है और यही एलजेपी का भी कहना है कि हम केंद्र में तो साथ है लेकिन राज्य के अंदर हम साथ नहीं हैं। उसकी वजह भी आप समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल एनडीए में जेडीयू बीजेपी है और एलजेपी को दिक्कत है जेडीयू से, बीजेपी से दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 दिनों के पहले का आप एलजेपी का बयान सुनेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एलजेपी आखिर किस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एलजेपी का 2 दिनों पहले ये कहना था कि अगर हम अपने दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी या बीजेपी को जरूरत पड़ी हमारे आंकड़ों को लेने के लिए, परिणाम आने के बाद और फिर सरकार बनाने के लिए, तो हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए खुश भी हैं और तैयार भी रहेंगे। लेकिन जेडीयू से दिक्कत है। अभी जेडीयू और एलजेपी का कितना पुराना ये खटास है, उसके लिए एक वक्त भी चाहिए आपको समझने के लिए और एक लंबा मुझे भी वक्त चाहिए आपको समझाने के लिए कि आखिर ये तल्खी एलजेपी और जेडीयू की क्यों है, आखिर पासवान और नीतीश में इतनी तल्खी क्यों है, वो भी एक विषय के साथ मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये शॉर्ट में समझ लीजिए कि जेडीयू और एलजेपी की नहीं बन रही थी और इसी वजह से इस बार मौका मिला एलजेपी को तो एनडीए से किनारा कर लिया। लेकिन अगर परिणाम कुछ ऐसे आते हैं जहां पर बीजेपी के साथ मिलकर एलजेपी को सरकार बनाने की अगर उम्मीद नजर आती है तो उसे बिल्कुल ग्रैब करती हुई नजर आएगी एलजेपी। अच्छा, इसी बीच में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नीतीश कुमार, तब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो, तस्वीर, पोस्टर अगर अन्य दल इस्तेमाल करते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए तो हम चुनाव आयोग के पास जरूर जाएंगे। इशारों में उन्होंने ये मैसेज दिया है एलजेपी को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम या जेडीयू या फिर यहां पर बात करें बीजेपी, अगर इनके प्रचार के पोस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य दल यानी कि एलजेपी भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को तैयार करती है और अपना प्रचार करती है तो चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। तो इसी से आप समझिए कि आखिर कितने तल्ख तेवर यहाँ एलजेपी और जेडीयू के नजर आ रहे हैं। और आज और कल भी, बीते कल में भी ट्वीट किया था चिराग पासवान ने, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर एक भी वोट जेडीयू को अगर आपका जाता है तो जो नुकसान होगा या विकास अगर कार्य नहीं होंगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। तो इसीलिए सोच समझकर आगे आने वाले चुनाव में आप वोट दीजिएगा, यानी कि अपने फॉलोअर्स को एक मैसेज देने की कोशिश कि आप जेडीयू की तरफ ना जाएं, आप जेडीयू से आप कोई विकास की उम्मीद नहीं रखते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आंकड़ों के साथ आपके साथ बात करूंगी, तो आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इस बार सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, बीजेपी ने 121 और जेडीयू के पास 115 और मांझी की पार्टी के पास 7, ये कुल हो जाता है 243 यानी कि 243, जो कि कुल सीटें हैं विधानसभा की बिहार के अंदर। अब मैं बात करती हूं 2010 की। अगर हम 2010 के विधानसभा चुनाव की तरफ देखते हैं तो बीजेपी और जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा था। बीजेपी और जेडीयू ने 2010 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। इसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो था वो था जेडीयू को 141 और बीजेपी को 102 सीटों पर चुनाव लड़वाया गया था, यानी कि जेडीयू के पास ज्यादा सीटें दी गई थी और बीजेपी को कम सीटें मिली थी। लेकिन अगर जीत की बात करते तो उस समय जेडीयू ने 115 पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 91 यानी कि 91 सीटों पर जीत हासिल कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 22 सीट पर ही सिमट दिया था। उसके बाद हम आ जाते हैं 2015 में, जहां पर जेडीयू और आरजेडी ने साथ में चुनाव लड़ा था। देखिए, यही सियासत है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि जो बातें मैं आपको बता रही हूं और जिस तरीके से विश्लेषण मैं कर रही हूं ये उन्हीं लोगों को ज्यादा समझ में आ सकती है जो सियासत में या फिर बिहार और यूपी की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं।
तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप जरूर इन बातों को समझिए और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। कमेंट में जाकर आप बताइएगा जरूर कि क्या आप बिहार की सियासत को किस तरीके से देख रहे हैं। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर आरजेडी और जेडीयू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चुनाव लड़ा और 243 सीटों में से 178 पर महागठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन इस जीत में जेडीयू से अधिक जो है आरजेडी के जो विधायक हैं वो जीत कर आए थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर 2015 में जेडीयू को 2010 के मुकाबले जो है 41 कम सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जेडीयू को 2010 में 141 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जेडीयू को 2015 में कम मिली थी और इस बार भी जेडीयू को सीटें जो है वो कम ही मिली हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जीत हासिल करने के बाद फिर एक दूसरे में तल्खी नजर आती है जेडीयू और आरजेडी के अंदर। फिर एक दूसरे का साथ छोड़कर ये बीजेपी के साथ जेडीयू चली जाती है, एनडीए का हिस्सा फिर से बन जाती है, यानी कि पुराना रिश्ता निभाती है जेडीयू। लेकिन इस बार भी एक साथ 2010 की तरह ही बीजेपी और जेडीयू जो है साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है और हमको भी साथ में लेकर आई है बीजेपी और जेडीयू। लेकिन रिजल्ट कैसा होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि 3 चरणों में बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर को पहला चरण है, 3 को दूसरा चरण है, 7 को तीसरा चरण है और उसके बाद 10 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किसकी तैयारी कितनी है, क्योंकि परीक्षा के लिए तारीख ही सामने आ चुकी है और हर कोई अपनी तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन इस बार का चुनाव पहले चुनावों से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि कोरोना का काल हम सबने देखा और कोरोना के काल में ये पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं सियासी दलों के लिए रहने वाला है, तो साथ ही चुनाव आयोग के लिए और साथ ही वोटर्स के लिए भी। लेकिन वोटर्स किस पर विश्वास जताते हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में सियासी बिसात जो है वो बीत चुकी है। आप चाय की दुकान पर चले जाइए, नुक्कड़ पर चले जाइए, गली मोहल्लों में आप चले जाइए, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार में चुनाव की ही चर्चा नजर आएगी। तो इस बार बिहार में किसकी सरकार होने जा रही है इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आज सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने एनडीए ने रख दिया है, अब देखना होगा कि और किस तरीके से तस्वीरें सामने निकलकर आती है। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है? ये जो गठजोड़ होता है, गठबंधन बनता है, फिर उसके बाद एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, इसी का नाम सियासत है, इसी का नाम राजनीति है, जिसे समझना होगा जनता को भी और यही समझकर आप लोगों को भी काफी विचार विमर्श अपनी सूझबूझ के साथ अपने एक कीमती वोट का इस्तेमाल करना होगा। अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अपने घर से जरूर निकलिएगा और वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और ये देखिएगा कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जो आपके राज्य का विकास कर सकती है। और तमाम जो वो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, नौकरी हो, रोजगार हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को बात करनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बात करती है, कौन सी वो सियासी पार्टी है जो आपके सपने को साकार कर सकती है? फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरे सियासी माहौल को देखते हुए आपको क्या लगता है। फिलहाल